दिल्ली विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी और यहाँ नव भारत परिवार के संजय तिवारी जी और भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे महेश्वरी जी और भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का जो आपका विषय है नव भारत, विकसित भारत और नव राष्ट्र। देखिए, जिस विकसित भारत का विचार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा 2047 के लिए, और उसमें अभी लगभग 21-22 वर्ष का समय है, हर व्यक्ति के मन में यह बात उठती है कि उस विकसित भारत का स्वरूप क्या होगा। हम विकसित होंगे तो उस विकसित होने का अर्थ क्या होगा, और अगर विकसित होंगे तो किस रूप में विकसित होंगे। अब अगर आप विगत 12 वर्षों में देखें तो जो सरकार ने काम किए हैं वो 4 कैटेगरी के काम किए हैं। उससे विकसित भविष्य रूप में अगले 20-21 सालों में क्या होगा वो समझ में आ जाता है। फर्स्ट कैटेगरी के वर्क वो हैं जो पिछली सरकारें भी कर रही थी और इस सरकार ने भी किया है, जैसे रेल बनवाना, रोड बनवाना, पुल बनवाना, एयरपोर्ट्स बनवाना। बट उसमें स्पीड, स्केल और ट्रांसपेरेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। एक कैटेगरी वो हो गई। दूसरी कैटेगरी के वो काम हो गए जो पिछली सरकारें सोचती रहीं पर कर नहीं पाई, चाहे वो साहस नहीं जुटा पाई या सामर्थ्य नहीं जुटा पाई, जैसे जीएसटी लागू करना, महिला आरक्षण विधेयक लागू करना, या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे काम जो सेनाओं ने कहा पर सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई। तीसरी कैटेगरी के वो काम हैं जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई और वो मोदी जी की सरकार ने करके दिखा दिया। यहां पे आता है विकसित भारत वाला दृष्टिकोण, जिसमें सबसे पहला कार्य क्या था, हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो एनर्जी या पावर की जरूरत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। अब अगर पावर की दृष्टि से देखें तो हमारा जो मैक्सिमम पावर जनरेशन 2014 में आता था वो कोल से आता था। अगर हम कोयले से ही उतनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखते कि विकसित भारत का काम हो सके, तो एक तो बहुत बड़ी चुनौती थी और ऊपर से उसका पर्यावरण के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता। तो अब आप देखिए उन्होंने आके सबसे पहले क्या किया कि जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो एलईडी बल्ब्स की शुरुआत की गई, जिसमें लाइट बेहतर आती है, कंजम्पशन कम होता है। और भारत की सरकार ने 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। उसके बाद सोलर एनर्जी की शुरुआत हुई। अब देखिए, सोलर की बात तो दूसरे लोगों ने सोची होगी, पर जिस स्केल पे जाएगा ये उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा। और आज स्थिति यह कि सरकार ने एक टारगेट रखा था कि भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 50% कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से होनी चाहिए, और वो टारगेट रखा गया था 2030 तक। सामान्यतः सरकारें अपनी टारगेट को मीट नहीं कर पाती हैं, परंतु पहले 40% क्लीन एनर्जी का टारगेट रखा गया 2030 तक, जो पूरा हो गया 2022 में। फिर उसे रिवाइज किया गया कि अब 2030 तक रिवाइज टारगेट हो जाएगा 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी, और वो पूरा हो गया 2025 में। यानी आज भारत की आधी ऊर्जा जो पैदा होती है वो क्लीन एनर्जी से है। और इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है, इसमें एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका सेंटर, हेड ऑफिस भारत के गुरुग्राम में बनेगा। यह मुझे लगता है किसी प्रीवियस सरकार ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत सोलर एनर्जी में लीड रोल ले लेगा। अब आप आइए, सिर्फ इतना ही नहीं है, उस सोलर एनर्जी में लीड रोल लेकर हम किस रूप में आगे आएंगे। इस भारत में एक गांव है जिसमें सब कुछ सोलर से है, घरों की लाइट भी सोलर से है, स्ट्रीट लाइट भी सोलर से है, सारी पब्लिक यूटिलिटीज सोलर से है। वह है गुजरात का मोढेरा गांव। और उसी गांव में सूर्य देवता का एक प्राचीन मंदिर भी है। ये जो दोनों का संगम है, यह दर्शाता है कि हम सोलर में वर्ल्ड को लीड करेंगे और फिर यह भी बताएंगे कि किस तरीके से हमारी प्राचीन जो सभ्यता है उसके साथ भी इसका संबंध है। फिर आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना प्रारंभ की, यानी घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, बिजली मुफ्त,
उसके साथ जो जो ईवी व्हीकल्स, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे आते जाएंगे, आप उसी से उसको चार्ज कर लीजिए, तो पेट्रोल के ऊपर भी निर्भरता काफी कम। अब देखिए, और अगर आप ज्यादा बिजली उत्पन्न कर ले जाएं तो सरकार खरीद भी लेगी। इसे कहते हैं मुफ्त की बिजली देना, न खजाने पे जोर न पर्यावरण पे जोर। इसे कहते हैं दिमाग लगाकर मुफ्त की बिजली देना। और जो दिल्ली में लोग थे वो दिमाग खाली रख के मुफ्त की बिजली देते थे, खजाना भी खाली और दिमाग भी खाली। ये एक अंतर है कि किस ढंग से इन चीजों के ऊपर आगे बढ़ा गया। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सब लोग बहुत कुछ कहते हैं कि साहब जब आजादी मिली तो हमारे पास, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे और ऐसा वैसा था, और उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह सब ना शुरू किया होता तो नहीं होता। मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ अच्छे कार्य प्रारंभ किए, मगर मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि विज्ञान के प्रति उनकी सोच सिर्फ पश्चिम का पिछलग्गू बनने तक सीमित थी। दिल्ली में एम्स बना, इट वॉज अ गुड मूव, होना चाहिए था। पर आप इमेजिन करिए, अगर हमने उसी समय जो मोदी जी ने किया है, एम्स आयुर्वेद भी बना दिया होता, तो इन 75 वर्षों में हमने वो इकोसिस्टम डेवलप किया होता, हमने इतने पेटेंट्स अपने नाम किए होते कि हम वर्ल्ड में लीडर होते। तब हमें जाके अमेरिका में लड़ना नहीं पड़ता कि हल्दी का पेटेंट हमारा होना चाहिए, तुलसी का पेटेंट हमारा होना चाहिए, बासमती का पेटेंट हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भारत के पास कोई विज्ञान है। और यह बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप में से शायद बहुतों को न पता हो कि 2016 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी का, यानी मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है, वो एक जापानीज साइंटिस्ट को मिला है जिसका नाम है योशिनो टोमोरी। और किस चीज के लिए मिला पता है? कि अगर आप 24 घंटे फास्टिंग रखते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे, तो आपकी सेल्स के अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो बैड सेल्स का होता है, तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। और वो फिजियोलॉजी में ऐसा चेंज करता है कि जो नई सेल्स क्रिएट होती हैं वो रिजुविनेट करती है। आप बताइए साहब, नवरात्र की 2 बार व्रत रखेंगे हम लोग हैं और नोबेल प्राइज ले जाएंगे जापान वाले। क्यों? क्योंकि अगर यही कॉन्फिडेंस 1951 में एम्स बनाते समय आयुर्वेदिक एम्स का ही होता, तो ये 2016 में व्रत रखने के लिए मिलने वाला नोबेल प्राइज जापान को नहीं मिलता, 1966 या 56 में ही भारत को मिल गया होता। आज मोदी जी ने क्या किया, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका हेडक्वार्टर भारत में जामनगर की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में बनेगा। यानी पहले तो हम इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या थी, और चूंकि पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन, उसका ऑथेंटिकेटेड, डॉक्यूमेंटेड, पूरा इस्टेब्लिश्ड जो नॉलेज ब्रांच है वो सिर्फ हमारे ही पास है, तो उसका हेडक्वार्टर हमारे यहां होगा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा। तो उन्होंने वो काम किए जो दूसरे सोच ही नहीं पाए, और वो उन्होंने करके दिखा दिए। और उसमें वो भी आता है, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। और उन्होंने जो किया, तो आप कहेंगे किया तो अचीव क्या किया? अचीव ये किया कि बालाकोट के बाद में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के एक MP का स्टेटमेंट, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए। उसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कसूरी साहब थे, तो वो कह रहा है कि हम लोग बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी नाम था, वो बैठे हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ आए। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान, यानी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। ये अचीव किया सरकार ने, वरना एक दौर था कि यही, और ये बात मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा 2010 में भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे कि 26/11 के हमले के बाद सेनाएं एक्शन लेने को तैयार थी, पर उस समय की सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी। ये अंतर था कि जो काम वो सोच नहीं पाए वो भी करके दिखाया गया। और इसके आगे अगर आप देखें, फिर कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत प्रतिरोध आए, उसके बाद भी काम हुए। जैसे टैरिफ का प्रेशर आया, दुनिया में 2 ही कंट्रीज थे जो सस्टेन कर पाए अमेरिका के टैरिफ के दबाव को, चाइना और भारत। चीन तो हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है,
चाइना की जो सप्लाई लाइंस हैं इवन इन अमेरिका, वो हमसे बहुत ज्यादा हैं, मगर हम क्यों सस्टेन किए? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप मेरे से शायद नहीं ध्यान दिया हो, बहुत से लोगों ने एट द पीक ऑफ टैरिफ, जब 50% टैरिफ लगा दिया था, दो चीजों को एग्जेम्प्ट करके रखा था अमेरिका ने टैरिफ में। क्या? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड स्मार्टफोन और फार्मास्यूटिकल। उसका कारण क्या था कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, हम दुनिया के सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर थे, क्योंकि दूसरे नंबर की पॉपुलेशन थी, अब तो नंबर 1 पे है, पर प्रोड्यूसर थे ऑलमोस्ट निल, 2 फैक्ट्री थी केवल, 2 फैक्ट्रीज। और सरकार की नीतियां क्या थी? पूरा मोबाइल इंपोर्ट करोगे तो एक्साइज ड्यूटी कम, अगर पार्ट्स इंपोर्ट करोगे तो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा, यानी मैन्युफैक्चरिंग को मार दिया था। आज भारत में 340 फैक्ट्रीज हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने की। हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ही नहीं, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, और भारत में जितने यूज होने वाले मोबाइल हैं लगभग सारे सिर्फ भारत में बनते हैं। और फिर इतना ही नहीं, आज दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में। और आईफोन जो सबसे हाई एंड फोन माना जाता है, उसकी चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। अब आपको बताता हूं हमने इसमें हासिल क्या किया, जो लोग कोई समझ नहीं पाए। फार्मास्यूटिकल में आज अमेरिकन मार्केट में जेनेरिक ड्रग्स का 40% फार्मास्यूटिकल भारत से जाता। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, वहां दवाएं महंगी हो जाती। जो भारत में आईफोन बनते हैं, अमेरिकन मार्केट में सिर्फ वही बिकते हैं। चाइना में बना हुआ आईफोन नहीं बिकता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं चचा ने कुछ अंदर करके तो नहीं भेज दिया है। उनको भरोसा वहां पे नहीं है, भरोसा भारत के ऊपर है। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि अमेरिकन जनता जो इतना आईफोन यूज करती है वो अचानक 1.5 गुना 2 गुना महंगा हो जाए। अगर ये दूरदृष्टि नहीं होती तो स्थिति कितनी चैलेंजिंग होती। तीसरा उदाहरण देता हूं, अभी गल्फ क्राइसिस आई, पेट्रोलियम का क्राइसिस आया। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तब भी एक गल्फ क्राइसिस आई थी 91 की, इराक वॉर। मुझे अच्छी तरह याद है, जबकि उस समय तो गैस भी लोगों के पास कम थी, व्हीकल्स भी कम थे, आधी ट्रेनें कैंसिल हुई थी, हाफ ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसिल्ड। मगर आज स्थिति क्या है? ऑलमोस्ट इंटायर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है रेलवे रूट्स, तो कम से कम वहां तो डीजल की जरूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जिस ढंग से लाया गया, अगर ये दूरदृष्टि नहीं होती, आप कल्पना करिए आज कितना बड़ा चैलेंज होता कि अगर हमारी ट्रेनें भी डीजल की से चल रही होती तो क्या स्थिति होती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो दूरदृष्टि थी उसने वो काम भी किए जो किसी की कल्पना में नहीं थे प्रीवियस सरकारों में। और तीसरी कैटेगरी के वो काम हैं जो पिछली सरकारें ये कहती थी ये हम होने देंगे ही नहीं, इनकी हैसियत नहीं कि ये कभी कर दें। क्या? धारा 370, 35A और आम जन्मभूमि। याद करिए, ये वर्ड कहा गया था कि जिस दिन धारा 370 हट जाएगी उस दिन तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आज स्थिति क्या है? डल लेक पे तिरंगे की कतार दिखाई पड़ती है। यानी वो काम जिसके लिए गवर्नमेंट्स वर हेल बेंट अपॉन कि ये नहीं होने देंगे, वो भी करके दिखाया। तो चारों प्रकार के काम किए, जो आप कर रहे थे वो भी करा, स्पीड, स्केल, ट्रांसपेरेंसी के साथ किया। जो दूसरे लोग नहीं सोच पाए वो भी किया, जिसके जो सोच पाए पर नहीं कर पाए वो भी किया, और जिसके लिए वो कमर कसे थे, खूंटा गाड़ के कि नहीं होने देंगे, वो भी किया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो आगे किस रास्ते पे गया। जो विकसित भारत की बात होती है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, अभी आपने देखा होगा लास्ट मंथ में कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से एनर्जी बनाने का सक्सेसफुल कंप्लीशन भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर में करके दिखा दिया। आप कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? देखिए, दुनिया में एनर्जी 2 तरीके से आती है न्यूक्लियर एनर्जी, एक यूरेनियम से, एक थोरियम से। नॉर्मली दुनिया में यूरेनियम से ही की जाती है, और यूरेनियम में जो यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में आप चेंज करते हैं, उसका जो वेस्ट है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस लेता है। नॉर्मल सोल्यूशन के अनुसार वो 1100 से 1200 साल लगते हैं उस वेस्ट को रिसाइकिल होने में। जो थोरियम बेस्ड एनर्जी है, इसमें जितना थोरियम डाला जाता है उससे ज्यादा क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इसको फास्ट ब्रीडर कहते हैं। और इसका जो वेस्ट है वो 40 से 50 साल में सेटल हो जाता है।
और ये कैपेसिटी प्राप्त करने वाले हम रशिया के अलावा दूसरे देश हैं। मात्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये करना क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कि दुनिया के थोरियम रिजर्व का 1/3 से लेकर 40% भारत में। वी आर हैविंग द बिगेस्ट थोरियम रिजर्व इन द वर्ल्ड। और अब दुख की बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर भौमी जहांगीर भाभा ने दिया था कि थोरियम से बनाना चाहिए, मगर नेहरू जी के जमाने में क्यों नहीं थोरियम से बना? क्योंकि पश्चिम का पिछलग्गू होना था कि यूरेनियम के पीछे चलना है तो यूरेनियम के पीछे चलना है, हमारे यहां थोरियम होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और अभी आपने देखा होगा 2 या 3 दिन पहले की बात है कि उस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से बनी हुई हीट से हाइड्रोजन भी, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी अब आप यह समझ सकते हैं कि अगर हम अपने थोरियम रिजर्व का यूज करके इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, अभी हम 880 मेगावाट के अराउंड करते हैं, टारगेट रखा गया 2047 तक 100 गीगावाट इससे आएगी। हम अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे और दूसरे देश पर जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने देखा होगा स्पेस में हमने दुनिया के 100 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। हम चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बने। यानी ये नया भारत जो उभर कर सामने आ रहा है, हम वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री होंगे। अब मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह की स्थिति बन रही है। संक्षेप में अगर आप देखें, 3 बड़े मार्केट्स देखिए वर्ल्ड के, यूरोप, चाइना और अमेरिका। यूरोप में स्थिति क्या है कि जब ट्रंप ने कहा कि भाई नेटो को अब हम फ्री में डिफेंस का प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आप अपना 5% ऑफ द जीडीपी यूज करिए डिफेंस प्रोडक्शन में। अब बताइए नेटो कंट्रीज क्या करेंगे? अपने आप बनाएंगे। यूरोप में इकोनॉमिकली अनवायबल, वो ये सोचेंगे अमेरिका ले जाके मैन्युफैक्चर करना है, फर्दर मोर अनवायबल। अब 2 ही ऑप्शन है, चाइना और भारत। चाइना पे ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, सो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन द ओनली ऑप्शन इज इंडिया। अब आप आइए, और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, अभी आपने देखा पिछले साल रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल के फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एरोस्पेस को दिया, यानी बनना शुरू भी हो गया। अब आइए, अभी आपने देखा होगा रफाल इज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, F-35 इज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, चाइना क्लेम करता है उसका J-17 इज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब जो अगला स्टेज आ रहा है दैट इज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए यूरोप में 2 ग्रुप्स हैं जो कंपीट कर रहे हैं। एक है जिसमें स्पेन है, फ्रांस है और जर्मनी है। एक ग्रुप में ब्रिटेन है, इटली है और जापान है। मगर दोनों इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसमें बन जाए और ज्वाइंट कोलैबोरेशन से हम डेवलप करें, ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चर। यह दर्शाता है कि यूरोप के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो धीरे धीरे भारत की तरफ किस रूप में आगे आ रहे हैं। अब मैं एक और आपको उदाहरण बताता हूं, जैसे मैंने अभी आईफोन का बताया कि अमेरिका सिर्फ भारत में ही बने आईफोन यूज करता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, मतलब जिसका कुल जो वैल्यू है वो भारत की इकोनॉमी से बड़ी है, एनवीडिया कंपनी। एनवीडिया चिप्स बनाती है, उसके लिए क्रिटिकल मटेरियल चाइना से आता था। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो दबाव उत्पन्न हुआ, तो चाइना ने भी बाह मरोड़ी क्रिटिकल मिनरल पे। तो उसने कहा कि एनवीडिया से कि चाइना से मत लीजिए क्रिटिकल मिनरल, पर कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर अमेरिका ने छूट दी कि हां भाई अब एनवीडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर सकती है। अब देखिए, चाइना अपनी कंपनियों से कह रहा है एज फॉर एज पॉसिबल एनवीडिया की चिप्स मत यूज करो। उन्हें डर है कि कुछ चिप के अंदर करके तो नहीं भेज दिया जा रहा है। यानी देखिए, विश्व का एक दूसरे के प्रति अविश्वास। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, 26 जनवरी 2024 को जो पद्म अवार्ड्स के अवार्डी थे, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें फॉक्सकॉन जो दुनिया की बहुत बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके सीईओ को भी पद्म भूषण दिया गया था। तब किसी को नहीं समझ में आया होगा कि ताइवानीज कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण क्यों दिया जा रहा है। अब समझ में आया होगा जब फॉक्सकॉन ने चीन के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में स्टैब्लिश की। यानी चिप को लेकर भी
जो प्रधानमंत्री चिप से शिप का, चिप को लेकर भी विश्वास हमारे ऊपर। और मैं एक बड़ी हाइपोथेटिकल बात बोलता हूं, जिस ढंग का वर्ल्ड में तनाव चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल और हमास, रशिया, यूक्रेन, सब तरफ लड़ाई हो रही है। आप इमेजिन करिए कि कभी चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाए ताइवान के ऊपर, तो ताइवानीज कंपनीज के लिए फिर मोस्ट सेफ एंड अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। इसका मतलब आज हमारी परिस्थिति यह है कि सबका विश्वास हमारे साथ है और हम एकमात्र देश हैं दुनिया के, मैं इसीलिए विकसित भारत की बात कर रहा हूं, जो क्वाड का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। क्वाड वो 4-5 देशों का समूह जो माना जाता है कि अमेरिका ने अपने हिसाब से बनाया है, और ब्रिक्स वो समूह जो माना जाता है चाइना ने बनाया है। भारत दोनों में सदस्य है। इसका मतलब किसी जमाने में हमारी विदेश नीति होती थी नॉन अलाइन, आज हमारी विदेश है ऑल अलाइन। हम किसी के साथ नहीं थे, आज सब हमारे साथ हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर अगला प्रश्न मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, मान लीजिए हम विकसित राष्ट्र बन गए, हमारा जीडीपी भी बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, बहुत ग्रोथ हो गई, और फिर आप ये भी देखिए वर्ल्ड एआई समिट यहां पर हुई। इससे पहले कभी कोई इमेजिन करता था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भारत जो है वो दुनिया को कोई लीड कर सकता है? विकसित भारत के एक स्वरूप में यह भी समझ लीजिए, इसी देश की संसद में एक फाइनेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकते हैं। वो बेचारा सब्जी वाला जो होगा, वहां पे कौन सा वाईफाई होगा जहां पे आप डिजिटल पेमेंट करेंगे? मगर आज आपने देखा भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 का देश बना है। और नंबर 1 का ही देश नहीं है, वी कंट्रीब्यूट 49% ऑफ द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन, विच इज मोर देन इफ यू पुट अमेरिका चाइना टुगेदर। और भारत का यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया है। और अभी तक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से लोग सीखने जाते थे। 2024 दिसंबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी की कि पीएम के अंडर में इतना फास्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। कोविड वैक्सीनेशन में सबको जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स आए, दुनिया में और कहीं नहीं आते थे। आपने देखा होगा, खान मार्केट में आए थे जापान के प्राइम मिनिस्टर पिछले विजिट में, तो उन्होंने पेमेंट डिजिटल किया था। इमैनुअल मैक्रोन जयपुर गए थे, तो उन्होंने रोड साइड जो कुल्हड़ में चाय पी जाती है उसका पेमेंट डिजिटल किया था। भारत ने वो करके दिखाया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, कि आज दुनिया इस बात को चौंक रही है कि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भारत कैसे उभर के सामने आया। ये भारत और भारतीयता की प्रतिभा को पहचानना और उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य करना। अब हम एक और बात करें, हम डिजिटल में भी आगे हो गए, हम डिफेंस में भी आगे हो जाएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे हो जाएंगे। उसके बाद हम अचीव क्या करेंगे? हम हो गए विकसित देश, मान लिया। यह प्रश्न मैं ज्यादा गंभीर मानता हूं, वही मतलब अमेरिका की तरह कि कोई जाके गोली चला रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में और कोई रोक नहीं पा रहा है। उल्टा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में शिक्षा दी जा रही है कि भाई कैसे बचोगे तुम अगर गोली चलने लगे। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो काहे गोली चला रहे हो भाई? वो जो एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना, मेरे पास रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, क्या नहीं है? मां नहीं है। मां इसलिए नहीं है, 48% ऑफ द अमेरिकन चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय सिंगल पेरेंट, हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर, हाफ फादर, हाफ मदर। तो क्या हो रहा है, आपने बहुत सारा मटेरियल गेन कर लिया, पर आप साइकोलॉजिकली, सोशली इस ढंग के स्ट्रेस में आते चले जाते हैं कि आप समाज में एक सकारात्मक विचार प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रेरणा आपके पास नहीं होती। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मतलब एवरी कंट्री। अब बताइए, वर्ल्ड का सबसे विकसित देश है अमेरिका, नॉट इवन ए सिंगल सेक्रेड रिवर जहां लोगों की श्रद्धा हो, नॉट इवन ए सिंगल सेक्रेड माउंटेन, नॉट इवन ए सिंगल सेक्रेड प्लेस। So entire America is a real estate. Real estate can give you money, but cannot give you emotional satisfaction. So जो आपका समाज आगे बढ़ेगा, वो किन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगा, वो मैं बताना चाहता हूं। वो जो प्रधानमंत्री जी ने सांस्कृतिक विषय को आगे बढ़ाया, विकसित भारत का वास्तविक स्वरूप क्या होगा कि अगर आप देखें पूरी दुनिया में देख लीजिए, आज सारी लड़ाई किस बात को लेकर है। कोई देश किसी का एनेक्सेशन करना चाहता है, मिला लो अपने में, तो कोई किसी देश का सब्जुगेशन करना चाहता है कि वहां अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा दो।
तो कोई किसी देश का डोमिनेशन करना चाहता है कि उससे एक ऐसी ट्रीटी साइन करवा लो कि जो हम चाहें वो हो। मगर, और यही आप दुनिया में पूरी लड़ाई में चल रहा है, अगर आप देख रहे हैं, मगर भारत ने आज तक न किसी देश का एनेक्सेशन किया है, न सब्जुगेशन किया है, न डोमिनेशन किया है। और इसकी प्रेरणा कहां से मिलती? जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या लंका का एनेक्सेशन किया अपने किंगडम में? नो, उन्होंने तो नहीं कहा कि आज से लंका का राज्य अयोध्या के राज्य का हिस्सा हो गया। क्या उन्होंने सब्जुगेशन किया, अपने किसी प्रतिनिधि को वहां का राजा बनाया? ये तो नहीं कहा आज से लक्ष्मण यहां के राजा हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वहीं का प्रतिनिधि व्यक्ति होगा। और ना उनका डोमिनेशन किया, कोई उनसे ऐसा करार नहीं करवाया कि आपको हमारी ये शर्तें माननी होंगी। यानी सारी दुनिया में जब जब लड़ाई हुई है, समाधान भारत ने ही दिखाया है। और चूंकि आजकल ईरान का मामला बहुत उसमें दिखाई पड़ता, तो मुझे अटल जी की वो कविता की वो पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, और तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा तब भी चमका था हिंदुस्तान, और आगे भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कोहेरेंस का समाधान हम ही देंगे। और हम जो समाधान देने की बात करते हैं हमने, और वो हम ईमानदारी की बात करें, भारत की जो मूल संस्कृति है, जिसको हिंदू संस्कृति, जिसे कभी कम्युनल कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दे के लांछित किया जाता है, वही संस्कृति समाधान देगी। जो अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब एक और बात आप देखिए, विज्ञान और धर्म हमारे यहां अलग नहीं था। हम दुनिया को एक नया थॉट प्रोसेस देंगे। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है, दुनिया में किसी के पास ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं है। वहां विज्ञान और धर्म में संघर्ष है, हमारे यहां विज्ञान धर्म में संघर्ष नहीं है। जब चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक भारत पहुंचा तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। पॉइंट शिव शक्ति रखना दर्शाता है कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर के बारे में सोचा, या कोई कहे कि ईश्वर की कल्पना की, मगर उनमें ईश्वर सिर्फ पुरुष था। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की भी कल्पना है, शिव और शक्ति की भी कल्पना है, जहां पर दोनों को समान स्थान दिया गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति बोला, अर्थात भारतीय संस्कृति अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से भी जो समानता का संदेश दे रही है, वो दुनिया में किसी दूसरी संस्कृति के पास नहीं है। और फिर मैं एक और बात कहता हूं, ये बताइए, भगवान का संदेश आता है, ये हर धर्म में माना गया, तो पुरुष पे ही कहा आता भाई, महिला पे नहीं आ सकता क्या? हमारे यहां 22 वैदिक ऋषिकाएं हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, संध्या, उन्होंने भी मंत्र लिखे हैं। तो अगर मंत्र अनुभूति से आते थे तो 22 ऋषिकाएं भी हैं। और हमारे यहां ज्ञान की स्थिति क्या थी कि दुनिया का सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र, उसका जज कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चैलेंज करके दुनिया में पूछता हूं, बताओ भाई, पहले तो रिलीजियस टेक्स्ट पे डिस्कशन अलाउड हो, नंबर 2 डिस्कशन 2 पुरुषों के बीच में हो, और उसकी जज एक स्त्री बन के बैठी हुई हो। ये एक स्वरूप है पूरी दुनिया को देने के लिए। और लास्ट में मैं कहता हूं, हम जो दुनिया को देने जा रहे हैं वो दुनिया को एक नई जीवन शैली है, और वो दुनिया एक्सेप्ट भी कर रही है। हमारे यहां के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने योगा डे लाए। अब सोचिए ना, विकसित भारत किस रूप में जाके आगे खड़ा होगा। 177 देशों ने उसका समर्थन नहीं किया। दे बिकम द सेकंड प्रपोजर, इंक्लूडिंग मोर देन 40 मुस्लिम कंट्रीज। अब 177 देशों में जो लोग योग करते होंगे, और आज आप वेस्ट में जाएं तो अमेरिका और यूरोप में आपको खूब योगा सेंटर्स मिलेंगे, हर शहर में 2, 4, 5 मिल जाएंगे। उस समय जब उनको स्वास्थ्य लाभ होता होगा तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट भारत का नहीं पड़ता होगा।
और अब इसे कहने में झिझकना नहीं चाहिए। अरे भाई, हमारे 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, और उसी में से जो हमारे 60 दर्शन हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें योग है भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस पे अपना कॉपीराइट चाहते हैं, पर अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने खोजा था, न्यूटन ने खोजा इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन तो पहले से थे। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसलिए कहते हैं, रिलेटिविटी तो पहले थी, आइंस्टीन ने खोजी, तो ये भारतीय है। अब आइए दूसरी चीज, दुनिया में जो बढ़ रहा है किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आज से 26 साल पहले पहली बार अमेरिका गया था, तो देयर वाज नथिंग लाइक वेज बर्गर। आप उनको समझाओ तो वो मानते नहीं, वो चिकन और फिश को भी वेज मानते थे। बहुत समझाओ तो वो आपके सामने बर्गर में से चिकन निकाल देते थे, कहते थे खा लो भाई। आज वेगन भी अवेलेबल है। आज से 30-35 साल पहले हर्बल मेडिसिन का मजाक उड़ाया जाता था, ये जड़ी बूटी और फूल पत्ती खाने से कुछ नहीं आता। आज वर्ल्ड मूव कर रहा है हर्बल मेडिसिन की तरफ। आज से 40-50 साल पहले कहते थे गाय के गोबर से कोई खेती होती है, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आप वेस्ट में जाइए, योग नहीं मेडिटेशन भी आपको करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। तो भाई अब आइए, आज से 30-40 साल पहले उनको डिफरेंशिएशन मिल्क में नहीं था। अब है कि इंडियन काऊ का मिल्क में A2 मिल्क होता है, विच इज हैविंग गुड कोलेस्ट्रॉल। जितने भी भारतीय, मतलब इसमें थोड़ा विषयांतर होते हुए एक और बात कह दूं, हम सबके दिमाग में क्या भरा जाता है कि इंडियन फूड हैबिट्स आर वेरी बैड, फ्राइड खाते हैं। उनसे पूछो भाई, फ्राइड के लिए फ्राइंग मीडियम भी तो चाहिए। किसमें आप फ्राई करेंगे? या तो घी में, ज्यादातर तो घी में क्या जाता है, या फिर कुछ तेल में, जो अपने यहां क्या आता था, चाहे कच्ची घानी का तेल हो, सरसों का तेल हो, या कहीं कहीं बादाम का तेल। उनसे पूछे घी तुम्हारे यहां होता था क्या? अभी हम 5 स्टार होटल में बैठे हैं, अगर आप जाके वो मेनू कार्ड देखेंगे तो अगर घी से रोस्टेड डोसे कप में क्या लिखा हुआ? क्लियर्ड बटर। भाई तेरे पास बटर ही था, उसके आगे कुछ था ही नहीं, बटर में फ्राई हो ही नहीं सकता था। और हमारे सारे फ्राइंग मीडियम में अब गुड कोलेस्ट्रॉल है। आपने जो आर्टिफिशियल डालडा डाला, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स होने शुरू हुए। उसके लिए उसने आपको दोषी नहीं माना, हमें कह दिया हमारी हैबिट्स खराब है। मगर आज दुनिया उसको भी एक्सेप्ट कर रही है। आपने वर्ल्ड में देखा होगा, आजकल एक नया ट्रेंड है अमेरिका में, काऊ कडलिंग। गाय से 20 मिनट तक आप उसके गले लग के बैठिए और इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, $40 से लेके $100, क्योंकि वो मान रहे हैं कि इससे उनको एनर्जी मिलती है। अब आप देखिए साहब, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी थिंकिंग, ये हमारे ऑल्टरनेटिव मॉडल में था। आयुर्वेद हमारे ऑल्टरनेटिव मॉडल में था। योग हमारे ऑल्टरनेटिव मॉडल में था। और ये मेडिटेशन हमारे ऑल्टरनेटिव मॉडल में था। और दुनिया में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमारे मॉडल में था। और ये सारी चीजें जो हिंदू संस्कृति की थी, दुनिया स्वीकार करती जा रही, उसे पता ही नहीं है। इसे कहते हैं एक शांत प्रभाव, बगैर दबाव के, बगैर लड़ाई के, बगैर तलवार के दुनिया पे सकारात्मक ढंग से आ रहा है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अभी जाके चेक कर सकते हैं। अमेरिका की बड़ी फेमस मैगजीन है न्यूज वीक, उसकी एक राइटर है लीजा मिलर, जिन्होंने ये इन्हीं चीजों का रेफरेंस देते हुए लिखा, वी ऑल आर बिकमिंग हिंदूज। उन्होंने अमेरिका के लिए लिखा, अमेरिका को पता ही नहीं चल रहा है कि वो हिंदू वे ऑफ लाइफ को ग्रेजुअली अडॉप्ट करता चला जा रहा है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूं लास्ट में कि हमारा जो विकसित भारत होगा, जो कल्पना है, वो दुनिया को, वो कोई सुपर पावर बनने के लिए नहीं होगा, वो दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं होगा। हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम विश्व मित्र बनना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं। India is all set to rise when it becomes the developed country, not to dominate the world but to motivate the world. क्योंकि आप किसी पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होते हैं तो आप थोड़ा ठिठका हुआ, सहमा हुआ महसूस करते हैं, कभी कभी घबराया हुआ कि कहीं बुरा ना मान जाए। मगर जब आप गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो उत्साहित और आनंदित महसूस करते हैं। हम दुनिया को उत्साहित और आनंदित करने के लिए आगे आने वाले हैं, हम दुनिया को दबाने के लिए आगे आने वाले नहीं हैं। इसलिए वो ऑल्टरनेट मॉडल हमारे पास है और वही भविष्य की हमारी इस दृष्टि को दिखा रहा है और पूरी दुनिया को उस रूप में धीरे धीरे उसको स्वीकार कर रहा है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, और लास्ट में आप ये समझिए, श्री अरविंदो ने कहा था कि जो हमारे शरीर में स्थान आत्मा का है, वो इस धरती पे स्थान भारत का है। भारत जब उभरेगा
तो अपने उस स्थान और उस पहचान के अनुरूप उभरेगा, और तब मैं मान सकता हूं कि दुनिया में एक नया स्वरूप, एक नया सवेरा आकर दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ यह पंक्ति कहकर विषय समाप्त करता हूं कि 22 साल का समय है विकसित भारत के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा इस 22 साल में जो हम करेंगे वो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी 22 साल की प्लानिंग है, 1000 साल का विजन है, और 10,000 साल की पुरानी प्रेरणा है। तो एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, बस वर्तमान में सावधानी रखनी है। तो जिसे एक पंक्ति में कहेंगे, गौरवशाली था भूत, भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।